So we have first case that is shaft is subjected to torsion only, है ना, यानी कि केवल ट्विस्टिंग कपल लग रहा हो तब हम किस तरह से डिजाइन करेंगे, और ये भी बेस्ड ऑन रिजिडिटी क्राइटेरिया, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग अवेयर हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में, टॉर्सन इक्वेशन को हम लोग जानते हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में उसका कैसे यूज है, कैसे सॉलिड शाफ्ट का निकालते हैं, कैसे हॉलो शाफ्ट का, या वी आर फुली अवेयर। अब की बात करते हैं कि रिजिडिटी क्राइटेरिया। रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या होता है? एक्चुअली रिजिडिटी क्राइटेरिया मोस्टली कुछ एप्लीकेशंस में हम लोग जो टॉर्सनल डिफॉर्मेशन होता है किसी भी शाफ्ट का, है ना, या फिर लेटरल डिफ्लेक्शन, ये इतना ज्यादा होता है कि वी कैन नॉट इग्नोर इट, वी कैन नॉट टॉलरेट इट। मतलब कुछ एप्लीकेशंस में हमें देखने को मिलता है कि जो टॉर्सनल डिफॉर्मेशन होता है या लेटरल डिफ्लेक्शन होता है शाफ्ट का, ये बहुत ज्यादा होते हैं। दैट इज वाई हमें इनको कंसीडर करना पड़ेगा डिजाइन करने के लिए, है ना। तो इन सम केसेस, इन दिस टाइप ऑफ केसेस हम लोग रिजिडिटी या स्टिफनेस, इन सब चीजों को कंसीडर करते हैं डिजाइन के लिए, शाफ्ट को डिजाइन करने के लिए, है ना। अगर हम बोले कि टॉर्सनल रिजिडिटी क्या है, तो टॉर्सनल रिजिडिटी बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ ए शाफ्ट, है ना। अगर कोई ज्यादा रिजिड है, टॉर्सनली ज्यादा रिजिड है, इसका मतलब उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन कम होगा। अब एंगुलर डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? सपोज करो हमारे पास एक शाफ्ट था जिसका डायमीटर कुछ भी हम अज्यूम कर सकते हैं, लेट अस से स्मॉल डी या फिर कैपिटल डी, इट इज अप टू यू, क्या लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने अज्यूम किया कि इसका डायमीटर कितना है डियर, डी, ओके। सॉलिड शाफ्ट है, इस पर मैंने एक ट्विस्टिंग कपल लगाया, ये क्या लगाया, एक टॉर्क लगाया, इस तरफ क्या किया मैंने, फिक्स कर दिया, या फिर इसको अपोजिट इस तरह से एक आप ट्विस्टिंग कपल इस तरफ लगाओ, जैसे एक इस तरफ का लगाए तो दूसरा हमारा इस तरफ से आना चाहिए, इस तरह का कपल फॉर्म होना चाहिए। दूसरा एंड मैंने फिक्स कर लिया, इस पे मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट को समझिए कि इस पॉइंट का टॉर्क ट्विस्टिंग करने से पहले, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ट्विस्टिंग करने से पहले ये पॉइंट कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जो ए वाला पॉइंट है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ट्विस्ट करने के बाद जब आपने इसको ट्विस्ट किया है तो ए वाला पॉइंट कुछ दूर चला गया होगा, कहोगे सर यहां पे चला आया, हियर दिस इज ए डैश, पहले ए पे था अब कहां पे चला आया, ए डैश पे, तो इसका लोकेशन ए डैश पे शो करो। ये देखो यहां पे लोकेशन क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये फिक्स है, तो यहां से चला गया ए से ए डैश। तो इससे क्या हुआ, एक एंगल, ये देख पा रहे हो, ये एक एंगल सस्टेंड हुआ, बिल्कुल सर। ये एंगल क्या होगा, ये एंगल माय डियर शियर एंगल होगा, दिस इज शियर एंगल, किसमें दिया रहेगा, रेडियन में दिया रहेगा ये। अच्छा, क्योंकि सर यहां से अगर हम देखें तो एक एंगल और देखने को मिलेगा, वो एंगल क्या होगा, लेट अस सी ओवर हियर। ये देखो बच्चा, यहां से आपको एक और एंगल देखने को मिलेगा, ये देखो, एक ये पोजीशन और एक पोजीशन यहां पे देखा जाए तो कहोगे सर इसके बीच भी तो एक एंगल बन रहा है, और ये एंगल सपोज करो कितना है, थीटा है। अब इस थीटा को मैं यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चा, पहले ए पॉइंट यहां पे था, टॉर्क लगाने के बाद ये कहां पे पहुंचा, सपोज करो ए डैश पे पहुंचा, यही ना। सो हियर इसका डायमीटर कितना माना था मैंने, डी। अब इस थीटा को देखो, देखो पहला क्या था, कहोगे सर ए पे था, ट्विस्टिंग करने के बाद कहां पहुंचा, सर ए डैश पे पहुंचा। कितना एंगल सब्सटेंड किया, सर ये वाला एंगल है थीटा। ये थीटा क्या है, क्या यही एंगल ऑफ ट्विस्ट है माय डियर? कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन है, क्या इस एंगल को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला एंगल? हाँ, क्या बता सकते हो कि कितने एंगल से ये डिफॉर्म हुआ है, तो कहोगे सर थीटा एंगल से। पहले ये था, अब ये कितना एंगल से डिफॉर्म हुआ, थीटा। तो कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ माय डियर? आप कहोगे सर एंगुलर डिफॉर्मेशन अगर हम बोले तो ये है थीटा, और ये थीटा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि इसी एंगल से क्या हुआ है, ट्विस्ट हुआ है। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगुलर डिफॉर्मेशन। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी है माय डियर, इसको हम लोग रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहोगे सर अगर ये टॉर्सनल रिजिडिटी को डिफाइन करना पड़े तो आप क्या कहोगे,
या टॉर्सनल हम स्टिफनेस को बोले, अगर हम टॉर्सनल स्टिफनेस को बोले या टॉर्सनल रिजिडिटी को डिफाइन करने की बोले, तो अगर बोलोगे कि सर कोई मटेरियल ज्यादा रिजिड है तो इसका मतलब उसमें ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा, ज्यादा स्टिफ है मतलब ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। एक्चुअली हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट। जैसे यहां पर देख लो, हमने यहां पे टॉर्क लगाया, सपोज करो टॉर्क मैंने लगाया 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगाया, और इससे जो एंगल में ट्विस्ट आया वो कितना आया, 1 डिग्री आया। ठीक है, तो ये इसका स्टिफनेस होगा, स्टिफनेस कितना हो जाएगा 140 न्यूटन मीटर, ये इसका स्टिफनेस होगा। क्यों? क्योंकि ये वही टॉर्क है, 140 न्यूटन मीटर टॉर्क रिक्वायर्ड है 1 डिग्री किसके लिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट को 1 डिग्री प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या हो गया, बोलेंगे कि ये हमारा टॉर्सनल स्टिफनेस है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपको याद हो स्प्रिंग, सपोज करो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्टिफनेस कितना है K, तो जो फोर्स लगता है यहां पर, इस पे जो फोर्स लगता है F, अगर F बोले तो ये कहा जाता है K इंटू डेल्टा, और स्टिफनेस K बराबर हो जाता है फोर्स बाय डेल्टा। आप स्टिफनेस कैसे डिफाइन कर देते हैं, यहां पे कहते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। तो यहां पर टॉर्सनल स्टिफनेस है तो इसको बोलेंगे टॉर्क रिक्वायर्ड, यहां पे फोर्स रिक्वायर्ड तो यहां पे टॉर्सनल स्टिफनेस है तो टॉर्क रिक्वायर्ड। कितना डिफ्लेक्शन, यहां पे लीनियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, लीनियर डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे। तो यानी कि टॉर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट या एंगुलर डिफॉर्मेशन इज नोन एज टॉर्सनल स्टिफनेस। इसको क्या बोलेंगे, T बार थीटा। अगर टॉर्सनल स्टिफनेस को S से रिप्रेजेंट करें तो कितना टॉर्क लगेगा बटे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, तो T बाई थीटा हो जाएगा। अच्छा, अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अगर हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है और हमारे पास शाफ्ट जो है ऐसा है जो कि प्योर टॉर्सन में है, तो आप टॉर्सन इक्वेशन लगा सकते हो। बिल्कुल, अब कहोगे सर टॉर्सन इक्वेशन में, टॉर्सन इक्वेशन तो ये होता है T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, इवन टाउ मैक्सिमम बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ऐसे होता ना। हाँ, तो सर आपने इसको क्यों नहीं लिखा, बच्चा इस नाते नहीं लिखा क्योंकि हम रिजिडिटी क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। अगर इन दोनों को बराबर कर दोगे तो ये काम करते थे स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में। अब की बार हम T बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल लिखेंगे, T बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल को लिखना ही रिजिडिटी क्राइटेरिया कहलाता है। तो T बाई जे बराबर जी थीटा बाई एल लिख दिया मैंने। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से थीटा की वैल्यू आ गया T इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। ये क्या आ गया, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट आ गया या एंगुलर डिफॉर्मेशन आ गया। ठीक है, कहां का ऐसा यूज किया है, रिजिडिटी क्राइटेरिया। अगर इन दोनों को बराबर करते तो क्या होता है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। अब यहां से टॉर्सनल स्टिफनेस, अच्छा थीटा बराबर हमारा क्या आता है, यहां से देखो थीटा बराबर T इंटू एल अपॉन जी इंटू जे। तो थीटा बराबर हमारा आया है टी एल अपॉन जी जे। टी हमारा क्या है, टी हमारा टॉर्क है, ओके। थीटा हमारा क्या है, टॉर्सनल डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ ट्विस्ट, जिसको लिखेंगे रेडियन में। टी हमारा है ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क। इसका यूनिट या तो न्यूटन mm होगा या तो न्यूटन मीटर होगा। हम डिजाइन कंडीशन में न्यूटन mm लेके चलेंगे। जे की वैल्यू होगा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑलरेडी हमें पता है पाई बाई 32 डी पे पावर 4 अगर सॉलिड हुआ, एंड पाई बाई 32 अगर आउटर डायमीटर DO लिखते हो, इनसाइड डायमीटर DI लिखते हो, तो पाई बाई 32 डी आउटर पे पावर 4 माइनस डी इनर पे पावर 4। ये हमारा किसके लिए होगा, हॉलो शाफ्ट के लिए। मैंने कहीं एक बार इसको ऐसे भी लिखा था, पाई बाई 32 डी पे पावर माइनस डी पे पावर 4। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसा लेके चलते हो, आउटसाइड डायमीटर माइनस इनसाइड लेके चलते हो या कैपिटल डी और स्मॉल डी लेके चलते हो, इट इज अप टू यू। आप कैसा लेके चलते हैं, ये आप सिंपली ये नोटिफिकेशन है कि आप किस तरह से डेजिग्नेट करते हो। कैपिटल डी से आउटर डायमीटर को डिजिग्नेट करते हो या DO से आप आउटर डायमीटर को डेजिग्नेट करते हो। ओके, तो कोई भी ले लो, चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये ले लो। ओके, ठीक है। जे हो गया पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट।
ये या तो mm में होगा या तो मीटर में होगा। अगर आप mm ले रहे हैं तो सारा mm लेंगे, अगर मीटर में ले रहे हैं तो सारा मीटर में लेके चलेंगे। जी हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, अगर मीटर में लेके चलोगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारे पैरामीटर हो गए, टी, थीटा, जी, जे, एल, है ना, और इवन जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो टॉर्सनल स्टिफनेस हमें पता है एस बराबर क्या है, टी बाई थीटा। थीटा हमारा क्या था, टीएल अपॉन जीजे, तो टी बाई टीएल अपॉन जीजे यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, जीजे अपॉन एल, जीजे अपॉन एल, ये एस हो गया। तो एस बराबर टी बाई थीटा, दैट इज नथिंग बट जीजे बाई एल। ओके, मोस्टली अगर डायमीटर डी हो तो एल की वैल्यू अगर इसका 20 टाइम्स हो, 20 डी हो, तो इसमें कितने डिग्री का हम लोग परमिट करते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, ओनली 1 डिग्री का। अब 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपको तो रेडियन में लिखना है ना, तो 1 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, ये हमारा हो गया एंगुलर डिफॉर्मेशन या एंगल ऑफ ट्विस्ट। अगर डी हमारा डायमीटर दिया हो, क्योंकि भाई आपको नहीं पता ना, आपको एक डी डायमीटर दिया रहेगा, सपोज 40 mm, 30 mm, 100 mm, जो कुछ भी, उसका लेंथ कितना हो जाएगा 20 टाइम्स, अगर उसका लेंथ हो 20 टाइम्स डायमीटर, तो उसमें 1 डिग्री का आपका अलाउएबल एंगुलर डिफॉर्मेशन हो सकता है। अगर हमें इस एंगुलर डिफॉर्मेशन या एंगुलर डिफ्लेक्शन को कम करना है तो हमें क्या करना होता है, जो पुलीज वगैरह होते हैं, ठीक है, इनको जो साफ पे पुली लगे हुए हैं, इनको जहां बियरिंग लगी हुई ना उनके नजदीक लगाते हैं। तो इस नाते देखते होंगे जब आप कहीं भी आप जाइए, पावर ट्रांसमिशन जहां हो रहा है, तो वहां पर जहां पर बियरिंग होगा उसके करीब में आप पुलिस वगैरह को रखते हैं। और इनका और क्या कर सकते हैं, एक तो ये कि ये करीब में हो, जो सपोर्ट जहां पे बियरिंग सपोर्ट है उसके करीब में हो। दूसरा, ये जो पार्ट है इनका खुद का वेट कम होना चाहिए, लाइटर सेक्शन में होना चाहिए, मतलब लाइटर होना चाहिए, वेट कम होना चाहिए। वेट कम होने के कारण इसका मूवमेंट कम जनरेट होता है, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट वगैरह हो गया। ठीक है, लोड के कारण बेंडिंग मूवमेंट आएगा तो वो हमारा कम हो जाएगा। अगर लोड W, जैसे आपने अगर 100 में आपने देखा होगा, अगर कोई बीम है यहां पर, इस पे बीच में लोड W लग रहा है, तो इसका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कितना आ जाता है, WL/4। ठीक है, ये सब चीजें हम देखेंगे जितना जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप समझ पा रहे हो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू देखो, W पे डिपेंड कर रहा है क्या, बेंडिंग मूवमेंट, बिल्कुल सर। तो इस नाते लाइटर सेक्शन यूज करना चाहिए। ये जो फ्लाईव्हील, जो भी हम गियर्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जो पुलीज वगैरह यूज कर रहे हैं, इनका वेट हमारा क्या हो जाना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। अच्छा, लेटरल रिजिडिटी क्या होता है, देखिए अगर कोई शाफ्ट है, ये सपोज करो ये हमारा क्या है, शाफ्ट है, ये किसी बियरिंग में लगाया हुआ है मैंने, ओके, ये इसकी क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगी, और इसका डायमीटर होगा। ये जो डायमीटर होगा एक एक्सिस ऐसे होगी, एक एक्सिस से, समझ पा रहे हो, जैसे ये डायमीटर है तो ये एक्सिस, ये एक एक्सिस है, ये दोनों बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सिस हैं, ये दोनों हमारे क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो अगर कोई ट्रांसवर्स एक्सिस या फिर लेटरल एक्सिस बोल सकते हैं, लेटरल एक्सिस भी इन्हें बोल सकते हैं, तो इन एक्सिस के अलोंग अगर कोई डिफ्लेक्शन होता है तो उनको बोलेंगे लेटरल डिफ्लेक्शन, और जितना रेजिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस टू, यानी कि अगर मैं लेटरल रिजिडिटी की बात करूं तो लेटरल डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करने वाला वो कहलाएगा लेटरल रिजिडिटी, दैट इज रेजिस्टेंस टू लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट। लेटरल डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट क्यों आएगा सर, देखो ये शाफ्ट है ना, मैंने मान लिया कि इसका mg कहां एक्ट कर रहा है, इसके मिड पॉइंट पे, इसका mg कहां कर रहा है, मिड पॉइंट पे, और ये सिंपली सपोर्टेड है। तो आपने पढ़ा होगा अगर कोई एक बीम है या कोई शाफ्ट है जिसका वेट लग रहा है यहां पर क्या है, W, और इसका क्या है, mg, हम इसको एज्यूम कर सकते हैं एक पॉइंट लोड में अगर हम इसको निकाल दें कि इसका टोटल वेट एक mg यहां पर एक्ट कर रहा है, तो आपने पढ़ा होगा ये इस तरह से बीम लेटरली, है ना, ये डिफ्लेक्ट कर जाती है। ये जो डिफ्लेक्शन होता है डेल्टा, ये बेसिकली लेटरल डिफ्लेक्शन कहलाता है शाफ्ट का, और ये आपका आता है W, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसका लेंथ, इस शाफ्ट का लेंथ कितना है, L लेंथ है, तो W L³ बटे 48E × I। ठीक है, ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा। ठीक है,
यहां हमें इसमें जरूरत नहीं है, बस हमें समझना है चीजों को, कुछ चीजों को समझ लेना, इस पे बेस्ड पे डिजाइन नहीं आएगा, बेसिकली रिजिडिटी क्राइटेरिया पे आएगा। तो यहां से हमें डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा क्या है, ये डेल्टा बेसिकली लेटरल हमारा डिफॉर्मेशन है, ये बेसिकली क्या है, लेटरल डिफॉर्मेशन है। ओके, तो यहां पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए आपके पास डिफरेंट फार्मूले होंगे और वहां से आप डेल्टा की वैल्यूज निकालेंगे। ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, यहां पर हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है सच। हमारा जो डिजाइन होगा वो T/J = G θ/L से कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई शाफ्ट है जिसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो अभी जो हमने WL3/48 EI, ऐसे फार्मूले हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मिलेंगे आपको, जिसको आपने पढ़ा होगा, उन फार्मूले का यूज करके डिफ्लेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। लेकिन अगर कोई शाफ्ट है जो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का है, जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, उसके केस में d2y/dx2 = m/EI। m y क्या है, y बेसिकली एक डिफ्लेक्शन, y हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन है। इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, EI d2y/dx2 = m एट एनी सेक्शन x। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, यहां से हम लोग y की वैल्यू 2 बार इंटीग्रेट करते हैं और बाउंड्री कंडीशंस रखते हैं और वहां से फाइंड आउट कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या है। अच्छा, लेटरल डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए, ये 0.8 mm से ज्यादा नहीं एक्सीड करना चाहिए अगर 1 मीटर का शाफ्ट हो, है ना। और मैक्सिमम परमिसिबल जो लेटरल डिफ्लेक्शन होगा ट्रांसमिशन शाफ्ट का, वो होता है 0.001 to 0.003 टाइम्स लेंथ का, जहां की L हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। जो EI होता है, EI कहां पता चला, एक तो 2 जगह हमें देखने को मिला, एक तो EI d2y/dx2 = mxx, एक तो ये देखने को मिला, या इसको m/EI के फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं तो d2y/dx2 ये आया m/EI। ठीक है, m/EI। EI हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा लेटरल रिजिडिटी कहलाता है। ठीक है, ये हमारा लेटरल रिजिडिटी कहलाता है। EI का जो प्रोडक्ट होता है ये कहलाएगा लेटरल रिजिडिटी। अच्छा, AE आपने पढ़ा है क्या, AE जो A × E होता है ये एक्सियल रिजिडिटी को शो करता है माय डियर, ये क्या शो करेगा, एक्सियल रिजिडिटी को शो करता है, जबकि EI हमारा लेटरल रिजिडिटी को शो करता है। और रिजिडिटी एज सच फोर्स बाय डिफ्लेक्शन F/डेल्टा, ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, लेटरल रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट।